नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएस वोरा। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वीकली सीरीज के अंदर पिछले मेरे वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। कोशिश करूँगा इस बार भी आपसे कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बात आपके सामने कर सकूँ। दोस्तों आज जिस मुद्दे पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो मुद्दा ये है कि मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, कई डेटा देखे हैं, कई आंकड़ों का विश्लेषण किया और इस बात को मैंने समझा और ये बात शायद कई ये चर्चा में भी है, विमर्श में भी है कि आईटी सेक्टर में इन दिनों युवाओं को बहुत कम वेतन मिल रहा है। जो हमारा इंडिया का आईटी सेक्टर है, जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर कहते हैं, उसमें युवाओं को बहुत कम रोजगार मिल रहा है और इस कारण कहीं न कहीं अब आईटी सेक्टर के प्रति युवाओं का जो है वो मोह भंग होता जा रहा है। देखिए, इस विमर्श पे आगे बढ़े उससे पहले एक बात करनी ज़रूरी है, जो मेरी सोच रही है लंबे अरसे से। मैं ये मानता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के आर्थिक सुधारों ने इस देश की शक्ल बदली और उस बात का उन्हें बहुत श्रेय दिया जाता है और हमेशा मिलना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद अगर देश को किसी ने वापस इकोनॉमिकली सँभाला, वो सिंह साहब के रिफॉर्म। लेकिन एक चीज़ जो है अब हमें समझनी पड़ेगी, हमारा देश इतने बड़े आर्थिक सुधारों को होने के बावजूद भी गरीब है। तो उसका कारण क्या है? देखिए, हम जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी की बात में एक बात को हम हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि जो कृषि क्षेत्र है, वो हमारे जीडीपी में तकरीबन 20-25 रुपए कमा रहा है और उसपे कितनी जनसंख्या निर्भर करती है, उसपे तकरीबन 50% आबादी निर्भर करती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो आज भी लोगों को रोजगार दे रहा है, वो तकरीबन 30% लोगों को रोजगार दे रहा है, 25 से 30% के आसपास। लेकिन जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो आज इस देश में तकरीबन 55% या 55 रुपया 100 रुपए में से कमा रहे हैं। लेकिन वो कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? वो मात्र 30% लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यानी एक जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, वो पैराडाइम शिफ्ट ही हुआ कि सर्विस सेक्टर जो है, वो जीडीपी में बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करने लग गया। लेकिन रोजगारों में उसने अपना कंट्रीब्यूशन नहीं बढ़ाया और अगर बढ़ाया भी तो अगर आज इस मुल्क में हम ये देखते हैं कि जो आर्थिक विषमता नाम की एक प्रॉब्लम बढ़ गई है, गरीबी और अमीरी के बीच की एक खाई बढ़ती जा रही है, शायद उसका कारण सर्विस सेक्टर है। और जो मैं एक रिसर्च लेके आया हूं आपके सामने, वो रिसर्च भी ये कहती है कि आईटी सेक्टर जो भारत के युवाओं का पिछले 2-3 दशकों से सबसे इंपॉर्टेंट या ऐसा समझ लीजिए उनका सपना रहा है, वो आईटी सेक्टर आज किस तरीके से उन युवाओं के साथ खेल रहा है और उनके साथ गलत कर रहा है और उसी कारण आज हमारे युवा जो है आईटी सेक्टर में नौकरी करना अपना सपना नहीं मानते हैं। उसके साथ वो आपसे बात करता हूं। देखिए, आज के दौर में या आज के समय में आईटी सेक्टर में युवाओं को प्रारंभिक स्तर पर, यानी जिन्हें हम फ्रेशर्स कहते हैं, उन बड़े शहरों में तकरीबन 5 लाख रुपया और छोटे शहरों में 3 लाख रुपया। अब 5 से 3 लाख या 3 से 5 लाख का मतलब ये हो गया कि मोटे तौर पे उन्हें मासिक वेतन 25 से 40 हजार रुपए के बीच में मिलता है। आज के दौर में 2025 की बात कर रहा हूं। अब 25 से 40 हजार आईटी सेक्टर की कंपनियों में नौकरी करता है, तो आप जरा बताइए वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? क्योंकि ये वो युवा है जो बीटेक करके आया है, ये वो युवा है जो भारत के निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय सेक्टर से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और इस युवा को उसके माता पिता ने शिक्षा का लोन लेकर, क्योंकि बीटेक की डिग्रियों की कॉस्ट कितनी है ये हम सब जानते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बीटेक कितनी एक्सपेंसिव है वो हम सब जानते हैं और उस बीटेक को करने के बाद और बीटेक में युवाओं का लंबे अरसे से जो ड्रीम है वो कंप्यूटर साइंस है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और वो युवा आज कितने की नौकरी कर रहा है? 25 से 40 हजार रुपए की। तो इस महंगाई के दौर में वो अपना जीवन यापन बड़े शहरों में कैसे कर पाएगा और तो और वो अपने शिक्षा के लोन की ईएमआई कैसे उतारेगा और तो और जब आज महंगे मोबाइल रखना और तो और जब आज अच्छा लग्जरी सफर करना, वो कैसे कैसे उसमें से पार करेगा? अभी जैसे दिवाली निकली तो सब लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। मैंने कई प्रोफाइल्स पे जाके ये पढ़ा कि युवाओं ने उस दौर में जब उन्हें ट्रेन में टिकटें नहीं मिली
तो उन्होंने एयर की टिकट्स बुक कराई और वो तकरीबन 20-20 हजार रुपए की टिकटें पड़ी। अब आपका मासिक सैलरी तो 20 से 50 हजार रुपए के बीच में है और एक है कि आपके खर्चे कितने बढ़ रहे हैं। 15 से 2025 तक इन तनख्वाहों में, इन वेतन में फ्रेशर्स के लिए आईटी कंपनी में जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। यानी आज से एक दशक पहले जो वेतन था वो 3 से 4 लाख रुपए था सालाना, जो आज हो रहा है 3.80 से 4.5 लाख रुपए के बीच में। यानी एक दशक में ईयरली सैलरी फ्रेशर्स के लिए आईटी सेक्टर में मात्र 70 से 80 हजार रुपया बढ़ी। ज्यादा कर करा के आप इसे 1 लाख रुपया कर सकते हैं। यानी 10 सालों में वेतन 1 लाख रुपया बढ़ना भारत के युवा का, वो भी आईटी सेक्टर के लिए, क्या ये जायज है? क्या ये बहुत बड़ा उनके साथ एक तरीके से उनका अपमान नहीं है? युवाओं के साथ गलत नहीं किया जा रहा है? अब बात करते हैं आईटी सेक्टर जो है ना, वो हमारे सर्विस सेक्टर में तकरीबन 280 बिलियन अमेरिकन डॉलर की क्षमता रखता है। यानी भारत का जो सर्विस क्षेत्र है, जिसकी बात मैंने आपको कही, जो तकरीबन 100 रुपए में से 55 रुपया कमा के भारत की अर्थव्यवस्था को दे रहा है, उसमें जो आईटी सेक्टर है उसकी आज की डेट पे उसकी जो नेटवर्थ है वो 280 बिलियन अमेरिकन डॉलर है। और इंडिया में, भारत में 50 लाख लोग हमारी कुल आबादी में से आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए, और 50 लाख लोगों में 20% फ्रेशर की तादाद है। यानी आज 50 लाख लोगों में 20% फ्रेशर है, यानी तकरीबन 10 लाख लोग। उन 10 लाख लोगों के पीछे उनके परिवार होंगे, और वो कितना वेतन कमा रहे हैं मैंने आपको बताया। अब ये मत समझिए कि कंपनियों के मुनाफे में कोई कमी आई है इसलिए वेतन कम हुए। मैं जो आंकड़ा आपको देने जा रहा हूं वो आंकड़ा ये बता रहा है कि कंपनियों के मुनाफे उनमें आसमानी स्तर पे प्रगति हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मैं मात्र टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस की इस करंट फाइनेंशियल ईयर तिमाही थी, उसमें उसकी जो वार्षिक उसकी जो वित्तीय आय थी वो 7,000 करोड़ थी। उसका जो मुनाफा था वो 6% बढ़ा। इन्फोसिस की बात करूं, इन्फोसिस की जो आय है वो 7.5% बढ़ी है। एचसीएल की बात करूं, उसकी 8% बढ़ी है। यानी इनकी आय लगातार बढ़ रही है, इनके मुनाफे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने फ्रेशर्स के लिए जो वेतन है वो बड़े कम कर दिए हैं। और इन्हें आज वैश्विक स्तर पर इनके काम, चाहे वो आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो यूरोप से आते हो या अमेरिकन कंट्री से आते हो, उन्हें कौन संभालता रहा है? उन्हें ये भारत का युवा ही संभालता है, ये भारत का बीटेक ग्रेजुएट ही संभालता है। लेकिन उनके वेतन में आपने इतनी कमी कर दी। अब एक और आंकड़ा आपको बताता हूं जो आपको बताएगा, जो आपको सोचने को मजबूर करेगा कि कितना पक्षपात हो रहा है फ्रेशर्स के साथ। इन सभी बड़ी कंपनियों में, बड़ी पोजीशंस या बड़ी हायरार्की में काम करने वाले जो लोग हैं, जिन्हें आप सीईओ कह सकते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस के लोग हैं, उनके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि एक दशक पहले उन्हें जो वेतन 4 से 5 करोड़ सालाना मिलता था, आज 80 से 85 करोड़ मिलता है। यानी एक दशक में, 10 सालों में उनका वेतन 4-5 करोड़ सालाना से लेकर 80 करोड़ चला गया, और फ्रेशर की सैलरी मात्र सालाना 70 से 80 हजार रुपया बढ़ती है। ये कितना गलत है, ये कितना एक तरीके से पक्षपात है। ये मैं बार बार ये शब्द का जो युवा है उसका मोह भंग हो गया है आईटी सेक्टर से। और कहने को एक बात आप भी जानते हैं, समझते हैं कि जो भारत का रुपया है वो उस पर इंपोर्ट का बहुत प्रेशर रहता है, और इस कारण वो कहीं ना कहीं अमेरिकन करेंसी के दबाव में रहता है। और कई बार ये भी बात हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भारत का रुपया टूटता है तो भारत के एक्सपोर्ट्स को फायदा होता है, और भारत के एक्सपोर्ट्स में आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब रुपया टूट रहा है लेकिन आईटी सेक्टर्स की कंपनियों को मुनाफा होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनियां क्यों फ्रेशर्स को फायदा नहीं दे रही हैं, उनको क्यों मोह भंग हो रहा है?
इस बात पे जब तहकीकात करने की कोशिश की, रिसर्च किया, पढ़ा, कई जगह प्रोफाइल्स देखी, लिंक्डइन पे जाके अलग-अलग जाके कई प्रैक्टिशनर से बात की, तो 2 बातें सामने आई। एक बात ये सामने आई कि इन दिनों कंपनियों की एक सोच बन गई है, वो ये सोच है कि भारत का जो फ्रेशर है, उसका जो एजुकेशन कैरिकुलम है, उस एजुकेशन कैरिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत फोकस नहीं है। वो एआई के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए कंपनियां उन्हें रिक्रूट करने से बच रही हैं। इसलिए उनके वेतन जो है वो उन्होंने इतने कम रख दिए हैं कि युवा उनके प्रति आए ना। दूसरी बात एक ये भी देखने को मिली है कि आपको पता होगा कि कोरोना के दौर में एकाएक हर चीज के डिजिटलाइजेशन की मांग बढ़ी थी। अब चाहे वो मनोरंजन क्षेत्र था, उस पे ओटीटी आया, या और हर चीज, या एजुकेशन था तो उस पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमने एजुकेशन बच्चों को स्कूलों से लेकर कॉलेजेस में दी। तो उस दौर में एकाएक डिजिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ी। तो उस दौर में कंपनियों ने मिडिल लेवल पे, मध्यम वर्गीय स्तर पे, मध्यम स्तर पे, हायरार्की में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट की और एक अच्छी सैलरी पे की। और उनसे उन्होंने, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस्ड लोग थे, लेकिन कोरोना जाने के बाद कोरोना में रिक्रूट किया था, उनसे फ्रेशर्स के जो काम थे, यानी फ्रेशर्स कहां जहां अपॉइंट किया जाता है, उनका जो वर्कलोड, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर हम आईटी सेक्टर में कोरोना जाने के बाद भी देख रहे हैं, वो इसी कारण बना हुआ है। कंपनियों ने कॉस्ट कंट्रोल को या कॉस्ट कटिंग को अपना एक टूल बना लिया। इसकी मार पड़ रही है भारतीय समाज को, इसकी मार पड़ रही है उन उन अभिभावकों को जो लोन लेके बच्चों को बीटेक करा रहे हैं, जो आईटी सेक्टर में बूमिंग देखते हैं, जिन्हें लगता है कि ये सेक्टर तो बहुत बढ़ने वाला है, हमारे बच्चों को इससे अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। और वो गलत नहीं है, क्योंकि बीते दौर में 10 साल से पहले आईटी सेक्टर फ्रेशर्स के लिए बड़ा प्रॉमिसिंग रहा है। वो दौर भी आपको याद होगा कि जब सिंपल कंप्यूटर की डिग्रियां करके लोगों ने अमेरिका के नागरिकता को प्राप्त किया। मैं 2000 के आसपास की बात कर रहा हूं। तो अगर आज परिवारों में ऐसे लोग आपके हैं जो 2000 के आसपास अमेरिका में गए या बड़े शहर, बड़े देशों में गए और वहां के नागरिक बन के और लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं, तो उनके परिवारों के आने वाले बच्चों ने बाद में बीटेक को अडॉप्ट किया। लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है? उन्हें आज वेतन नहीं मिल रहा है। एक चीज और देखने को मिली है कि छोटे कॉलेजों या छोटे महाविद्यालयों या सामान्य यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए विद्यार्थियों को कंपनियां इन दिनों उनकी ट्रेनिंग पे खर्च नहीं करना चाहती। कंपनियों का फोकस जो है वो एलीट कॉलेजेस है, चाहे वो आईआईटी है या निजी बड़े संस्थान, कंपनी उनके बच्चों को फ्रेशर पे अपॉइंट करना चाहती है। जो एक छोटे शहरों के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो भी बीटेक करा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, बड़ी कंपनियों की प्राथमिकता उन बच्चों को रिक्रूट करना नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग पे उन्हें खर्च करना पड़ता है। उन्हें रिक्रूट करने से कंपनियां बच रही हैं। और एम्प्लॉइज के लेवल पे भी एक बात जो बड़ी अचंभित करने वाली सामने आई, वो ये देखने को मिली कि एम्प्लॉइज का भी माइंडसेट बदल गया है। वो ये है कि कंपनियों में ये जो फ्रेशर्स हैं, ये 3-4 साल नौकरियां करना चाहते हैं और 3-4 साल के बाद सैलरी जंप करके ये प्रोडक्शन सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं। ये सर्विसेज को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इन्हें बहुत स्ट्रेस फील होता है। कारण है वर्किंग आवर्स का डिफरेंस, कारण है तकरीबन उन सभी छुट्टियों में काम करना जो छुट्टियां भारत में तो होती हैं लेकिन विदेशों में नहीं होती। अब जैसे दिवाली का आपने दौर देखा, दिवाली के दौर में चूंकि ये पारिवारिक त्योहार है, हर युवा अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन इन बड़ी कंपनियां जो आउटसोर्सिंग के कहने से चलती हैं, जिनके पास बाहर से प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो उन्हें इतनी छुट्टियां बाहर के विदेशों के मुल्कों में नहीं होती है। तो प्रेशर इन युवाओं पे रहता है कि आपको छुट्टियां नहीं मिलेंगी, इस कारण वो दबाव में रहते हैं और वो इन कंपनियों को पसंद भी नहीं कर रहे। और एक चीज और आपको बताऊं, अगर आपको याद होगा, एक बड़े महानगर में एक युवा का एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, तो उसने अपनी कंपनी को लिखा था कि मैं छुट्टियों के बाद वो युवा अपनी कंपनी में वापस गया और जैसे ही वो उसको ज्वाइन करने पहुंचा और कंपनी ने उसे कह दिया कि भैया तुम्हारी जॉब जो है वो चली गई है क्योंकि तुमने छुट्टियां ली। उस युवा के पास अपने मकान का किराया देने के लिए नहीं था और वो युवा जो है कंपनी के बाहर जो फुटपाथ बना हुआ था, रात को वहीं पर सो गया और उसने अपनी पिक्चर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली
कि भैया मेरे पास तो पैसा नहीं है मैं अपने मकान का किराया दे पाऊं। वो पिक्चर इतनी वायरल हुई जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को ये बताने की कोशिश की कि वास्तव में आज जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत बदलाव आ गया है। इस बात पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इतने कम वेतन मिल रहे हैं तो कैसे जिन माँ बाप ने एजुकेशन लोन लेके बच्चों को बीटेक कराया है वो अपनी ईएमआई उनसे उतारेंगे, और कैसे युवा अपना जिंदगी निभा पाएगा, कैसे आगे चल पाएगा, इस पे सोचना बहुत जरूरी है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।